हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशीष ढाका, आपका फिजिक्स का मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं द डिफेंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, कल हमने अपना लेक्चर 1 कंप्लीट किया था मोशन इन वन डायमेंशन का, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। और आज हमें पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, वेग और चाल के बारे में। तो दोस्तों, और मैं आज हम अपना अच्छा प्यारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे अभी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने अपना लेक्चर की एंडिंग करी थी एक क्वेश्चन के साथ, तो आज हम उसी क्वेश्चन का आंसर लेंगे, उस क्वेश्चन को बताएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे करना था। ठीक है दोस्तों, तो कल अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, फिर से अगर मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करूं, क्या था वो क्वेश्चन। एक बूढ़ा व्यक्ति एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पर वॉक कर रहा था। क्वेश्चन था हमारा कल की क्लास का, एक बूढ़ा व्यक्ति एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पर वॉक कर रहा था, एक छोर से दूसरे छोर पर गया वो, और उसकी त्रिज्या थी 40 मीटर, उसकी रेडियस थी 40 मीटर। उसकी रेडियस कितनी थी? 40 मीटर। और हमें इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना था। अब अगर कल मैंने आपको डिस्टेंस बताया था कि हमारी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है हमारी एक्चुअल पाथ, वास्तविक पाथ जो कि उसने चला होगा। कल हमने इससे पहले एक क्वेश्चन करा था कि अगर मैं सेमी सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस के बारे में बताऊं, सरकमफेरेंस फेरेंस, कल हमने इसकी सरकमफेरेंस निकाली थी। क्या आई थी हमारी कल इसकी सरकमफेरेंस? पाई आर। क्या आई थी इसकी सरकमफेरेंस? पाई आर। और उसी पाई आर को हमने क्या बोला था? डिस्टेंस। उसी पाई आर को हमने बोला था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगी? पाई आर। हमारे पास इसकी रेडियस हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो पाई 40 पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन यही गिवन है तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। पाई की वैल्यू होती है 3.14, आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसकी डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, विस्थापन होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो कल हमने यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था, विस्थापन भी निकाला था, विस्थापन भी निकाला था। वो क्या आया था हमारा? 2r। और 2r अगर मैं आपको बताऊं तो 2 इंटू 40, 2 गुणा 40, 2 4 जा 80 मीटर। इसकी डिस्प्लेसमेंट आई हमारे पास 80 मीटर। तो कल के क्वेश्चन का ये आंसर था। डिस्टेंस थी इसकी 40 पाई और डिस्प्लेसमेंट थी इसकी 80 मीटर। ठीक, तो चलो दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़नी है स्पीड। अगर मैं बात करूं आपकी चाल की, चाल क्या होती है? चाल होती क्या है? आप बोलते होंगे कि हाँ भाई, इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई चीज चल रही है, वो क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? वो वही स्पीड है। आज हमें वही चीज सीखनी है कि वो होती क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसकी यूनिट्स पढ़नी है, उसके डायमेंशन पढ़ने हैं, जहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है सारी सारी चीजें आज हमें। तो चलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं चाल, स्पीड। पढ़नी है चाल, स्पीड। स्पीड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चाल। तो चाल क्या होती है? अगर मैं दूरी में समय का भाग लगा दूं, अगर मैं दूरी में समय का भाग लगा दूं, तो वो होती है हमारी स्पीड। ठीक, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, कि दूरी में परिवर्तन की दर को ही हम चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? चाल। अगर मैं आपको इसकी फॉर्मूले की बात करूं, स्पीड
इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। दूरी में परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं। अगर मैं अभी आपको इसका एक नोट पॉइंट बताऊं, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कि इसके पास अपनी डायरेक्शन नहीं होती, चाल के पास अपनी दिशा नहीं होती। ठीक है, अभी अगर मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो इसकी यूनिट, इसकी इकाई क्या है? इसकी यूनिट, इसकी इकाई, इकाई होती है इसकी, अगर मैं बात करूं आपकी एमकेएस यूनिट की, इसकी होगी मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड कैसे आई? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर। समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूं आपकी सीजीएस यूनिट की, मीटर को हम किस चीज में देते हैं? सेंटीमीटर में, और सेकंड समय, टाइम सेकंड में ही रहता है सीजीएस में। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इसके डायमेंशन की, इसकी आयाम की, इसके डायमेंशन की, क्या बढ़ेगा? देखो यहां पे कहीं मास की बात करी गई है? नहीं करी गई ना मास की बात, तो मास जीरो। क्या दूरी की या मीटर की या लंबाई की बात करी गई है? बिल्कुल करी गई है, L1। क्या समय की बात करी गई है? बिल्कुल करी गई है, समय हमें इसका नीचे लेना पड़ेगा, टाइम। अब अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका डायमेंशन ऐसे बनेगा, M0 L1 और T-1। ये हो गया हमारा इसका आयाम। ये सारी की सारी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी स्पीड होती है, वो होती है हमारी तीन प्रकार की, चार प्रकार की हमारी स्पीड होती है। पहली एवरेज स्पीड, दूसरी यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चौथी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी स्पीड होती है चार प्रकार की, स्पीड होती है चार प्रकार की। पहली होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर मैं आपको बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, अब अगर मैं आपकी बात करूं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, पहली बात, यूनिफॉर्म स्पीड होती है एक समान स्पीड, एक समान चाल। अगर आपकी बॉडी को कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जैसे कि आप मान लो अगर आपकी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, अगर आपकी कोई भी वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, उसकी यहां पर स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहां तक, यहां भी स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, यहां भी स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकंड है। तो उसकी कहीं स्पीड चेंज हुई? कहीं भी नहीं हुई। उसकी पूरी की पूरी डिस्टेंस पर, इस पूरी की पूरी दूरी पर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रही, 5 मीटर पर सेकंड ही रही। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक समान स्पीड, उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल।
एक समान चाल, एक समान चाल। जब कोई बॉडी अपने एंटायर मोशन में अपनी स्पीड सेम रखे, जब कोई बॉडी अपने एंटायर मोशन में अपनी चाल समान रखे, अपने पूरे के पूरी गति में जितना भी उसको ट्रेवल करना है उसमें अपनी स्पीड एकदम बराबर रखे, कहीं भी अपनी स्पीड अप एंड डाउन या चेंज ना करे बिल्कुल भी, हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में असमान स्पीड कहते हैं हम इसको, असमान चाल। जब कोई बॉडी अपनी चाल बदल रही हो, अगर आपको कोई, मान लो आपको कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है और यहां तक उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, अगले डिस्टेंस में आप मान लो इसको बी पॉइंट तक, फिर इसने अपनी स्पीड कर ली 7 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, इसकी चाल क्या हो रही है, 5 से 7 में आ रही है, चेंज हो रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। कि जब कोई बॉडी जब कोई बॉडी अपनी चाल या स्पीड बदल रही हो गति के दौरान, मोशन के दौरान, अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड चेंज कर रही हो, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी अगर मैं इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करूं, नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। अब अगर मैं आपको औसत चाल के बारे में बताऊं कि आपको डिस्टेंस, आप कितनी बार बोलते हो कि जैसे कि आप किसी बाइक से चले, आप कहते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर, कि 60 किलोमीटर गई हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी बाइक चल रही है, तो आप वो क्या चीज कैलकुलेट करता है, हमारा जो सा हमारी बाइक में स्पीडोमीटर होता है जो कि स्पीड को कैलकुलेट करता है, वो क्या चीज कैलकुलेट करता है, वो आपकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करता है। क्या कि मतलब एक अनुमान लगाया जाता है आपकी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के थ्रू कि आपकी बॉडी अगर ए से बी किसी पॉइंट पर जा रही है तो उसकी हम उसकी एक एवरेज स्पीड मान लेते हैं, कि हम एक उसकी एवरेज स्पीड मान लेते हैं, लगभग आप मान लो कि ये 60 किलोमीटर है और 1 घंटे में हमने खत्म कर दिया ये, तो जो भी यहां से इसकी स्पीड आएगी, जो भी हमारी इसकी स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर, जो भी स्पीड आई वो क्या है हमारे पास, इसकी एवरेज स्पीड।
अभी अगर मैं इसके बारे में बताऊं, औसत चाल के बारे में, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, जितनी भी आपकी दूरी हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, टोटल टाइम टेकन। कुल दूरी बटे समय, जितना भी आपका समय लगा। ठीक है, इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। बेसिकली हमें जहां भी हमें स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, हमें यही स्पीड कैलकुलेट करनी है। अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल भी आता है तो हम हमेशा एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं। यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपनी इंस्टेंट स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंट स्पीड की अगर हम बात करें अभी, इंस्टेंट स्पीड की, इंस्टेंट स्पीड की अगर मैं अभी बात करूं, पहली बात इंस्टेंट स्पीड होती क्या है? इंस्टेंट स्पीड होती है वो चाल किसी भी एक इंस्टेंट पॉइंट पर, जैसे कि अभी अगर आप जा रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट या सी पॉइंट, किसी भी कहीं भी जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो, अगर अभी कोई आपसे पूछ ले कि आपकी इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है, इस पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी है, जो भी इस पॉइंट की स्पीड होगी, मतलब एक इंस्टेंट, एक बिल्कुल एक पॉइंट पर उसने एकदम तुरंत एकदम से उसकी स्पीड पूछ ली, उसी स्पीड को किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी हो, अगर हम उस स्पीड को बताएं तो वो इंस्टेंट स्पीड होती है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इंस्टेंट स्पीड को, एक छोटे कुछ समय के लिए होती है ये वाली स्पीड, पहली बात, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डिस्टेंस होता है हमारा डेल एस अपॉन डेल टी। ये डेल्टा होता है, ये बहुत ही ज्यादा छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत ही ज्यादा छोटे टाइम के लिए होता है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो स्पीड इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। ये ds अपॉन जो dt आया, ये बहुत ही ज्यादा कम टाइम के लिए एक इंस्टेंट होगा। अगर आपकी बाइक ऐसे इस पे को उतर रही है इस पॉइंट पर, तो कुछ बहुत ही माइक्रो सेकंड्स या कुछ सेकंड्स के लिए ही इस पॉइंट पर रहेगी, तो हम यहां से उस स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, यहां से हम उस स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अब हमें पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज इसकी, एक इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ। अगर मैं आपकी बात करूं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ये होगा हमारे पास टाइम, ये होगा हमारे पास डिस्टेंस, और जो भी इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, जो भी इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, वो हमेशा हमें स्पीड बताएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें स्पीड बताएगा। मतलब जो भी हमारा टेन थीटा होगा वो हमें स्पीड बताएगा। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। टेन थीटा होता है ढाल, स्लोप। ठीक है, ढलान या ढाल वो होती है स्लोप। अब अगर मैं बताऊं इसके स्लोप के बारे में कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्पीड, और स्पीड हमारे पास क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स बहुत बार कर चुका है, एनडीए में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है कि डिस्टेंस
अगर मैं आपको लिख दूं यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड चाल के बारे में बताता है, चाल देता है। ठीक है, इसे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहां हमारी स्पीड हो जाती है खत्म। जितने भी हमें बातें स्पीड के बारे में सीखनी थी हमने अभी सीख ली जल्दी जल्दी। अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में, अब हमें पढ़ना है वेग के बारे में। ठीक, वेलोसिटी सेम ही होती है डिस्टेंस के। एक मैंने आपको बात बताई थी कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यह है कि इसकी स्पीड के पास कोई भी अपनी डायरेक्शन नहीं होती, कोई भी दिशा नहीं होती, डायरेक्शन दिशा नहीं होती स्पीड के पास। ठीक है, ये चीज नोट कर लो अच्छे से एकदम। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब अगर हम अपने लेक्चर में आगे बढ़े, अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी वेग के बारे में। अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी वेग के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती क्या है? आपकी वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में हमने, चाल में क्या पढ़ा था? डिस्टेंस। यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कल हमने यही दो चीज सीखी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यही चीज डिफरेंस बनाती है इन दोनों के बीच। चाल और वेग के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो दूरी और विस्थापन क्रिएट करता है। कि चाल के पास होती है, चाल के पास दूरी होती है और वेग के पास विस्थापन होता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करूं इसकी, ये कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग, वेलोसिटी वेग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे समय, इसी को हम वेलोसिटी वेग बोलते हैं। अब अगर मैं बताऊं आपको, अब अगर हम बताएं कि ये क्वांटिटी कैसी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? मैंने आपको भी लास्ट में स्पीड में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी चाल होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि उसके पास अपनी खुद की दिशा नहीं होती। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास दिशा होती है। और ये दिशा आई भी कैसे? डिस्प्लेसमेंट की वजह से। कल हमने समझा था डिस्प्लेसमेंट को, कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होती है। हमें पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक,
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि होती है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है, क्योंकि डायरेक्शन है इसके पास, दिशा है इसके पास, ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूं कि वो किस डायरेक्शन में चलेगी, जिस डायरेक्शन में उसका विस्थापन हो रहा हो। अगर मैं आपसे बात क्वेश्चन करने लगूं कि वेग की डायरेक्शन क्या होगी, वेग की दिशा क्या होगी, वेग की दिशा, विस्थापन की जो दिशा है वही दिशा आपकी वेग की होगी, वही डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होगी जो डायरेक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। ये वाला पॉइंट भी मैं आपका लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर मैं आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करूं, तो मार्कर ही बंद हो गया। वेलोसिटी की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, दिशा की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो यहां से इस पॉइंट से मैं ऐसे लिख सकता हूं वेलोसिटी को, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी का हमने पढ़ा, बटे में समय, टाइम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट सेम एज स्पीड होगी, इसकी यूनिट सेम एज चाल होगी, जो हमने चाल में पढ़ी थी वही इसकी यूनिट होगी, यूनिट इकाई। अगर मैं बात करूं एमकेएस की, मीटर पर सेकंड, बात करता हूं सीजीएस की, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको एक पॉइंट लिखूं यहां पर, ये क्या लिखा हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड है, चाल है, या फिर ये आपकी वेलोसिटी है, या आपका वेग है, बताओ क्या है। और है तो क्यों है, वेलोसिटी है तो क्यों है, और स्पीड है तो क्यों है। देखो ये है स्पीड, पहली बात ये है स्पीड। क्यों है स्पीड ये, क्योंकि यहां पे कहीं डायरेक्शन की बात करी, यहां कहीं इसने बोला कि 5 मीटर पर सेकंड इन नो डायरेक्शन, कि 5 मीटर पर सेकंड उत्तर की दिशा में, कहीं कुछ बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। पहली बात स्पीड है। क्यों है स्पीड, क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी कब होती है, अगर मैं कहता कि ये वेलोसिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होती, इसके पास डायरेक्शन होती, पर यहां पर डायरेक्शन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। आइए वाली चीज समझ में। अभी अगर मैं इसकी बात करूं डायमेंशन की, आयाम की, सेम एज स्पीड, m0 l1 t minus 1, m0 l1 t minus 1। अब हमें पढ़ने हैं कि वेग के प्रकार कितने होते हैं, कि वेलोसिटी के टाइप्स कितने होते हैं। सेम एज स्पीड, जितने टाइप स्पीड के थे आपके, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, वही हमें यहां पे पढ़ना है फिर से। बट अब की बात थोड़ा चेंज है, सेम नहीं है बिल्कुल भी, कुछ बातें अलग है उसके अंदर।
अब इस पॉइंट से आपने एक बात सीखी होगी कि हमें वेलोसिटी में 3 चीजों का ध्यान रखना है हमेशा। पहली बात उसके मैग्नीट्यूड की, दूसरी बात उसकी यूनिट की, तीसरी बात उसकी डायरेक्शन की। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, मैग्नीट्यूड की, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन की, उसके मापांक की और उसकी दिशा की, उसकी दिशा की, ठीक है। यही दोनों चीज मिलकर क्या बनाती है? वेलोसिटी। यही मिलकर बनाती है वेलोसिटी। तो अब मैं बताऊं आपको टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेग के प्रकार। पहली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या है? किसी भी एक इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेग कोई भी पूछ ले आपसे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेग आपसे कोई भी पूछ ले, जैसे कि अभी हमने स्पीड में सीखा था। मैंने ये डिस्टेंस मान ली कि आपकी ये डिस्टेंस है, लगा लो आपकी ये डिस्टेंस है 60 मीटर। आप स्पीड इसमें चल रहे हो 60 मीटर पर सेकंड की, आप स्पीड से इसके अंदर चल रहे हो 60 मीटर। चलो आप मान दो इसको हम ले लेते हैं 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आप इसको आप पार कर रहे हो, ठीक है। बट मैंने आपसे पूछ ली कि इस पॉइंट की स्पीड बता दो, जो कि आपकी पॉइंट है, इस पॉइंट की आप वेलोसिटी बता दो। आप इस पॉइंट की वेलोसिटी बता दो, तो हम उस वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस इंस्टेंट वेलोसिटी से, कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेग, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेग, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेग। तो चलो अभी मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, वही बिल्कुल सेम एज स्पीड, जैसा स्पीड का फॉर्मूला था कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, किसी माइक्रो सेकंड या सेकंड्स के लिए हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं उसको। पहला हो गया। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इन पर बेस्ड। अब होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। औसत वेग क्या होती है हमारी? वही टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी हमने अपनी पूरी डिस्प्लेसमेंट की होगी, जितना भी हमारा कंप्लीट विस्थापन हुआ होगा, बटे में समय। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग इज इक्वल्स टू कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि समान वेग क्या है? समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस चैप्टर से ना हमारी जितना भी हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन होता है, हमारी उन सब चीजों की एकदम नींव सेट हो जाती है। इस चैप्टर से हमें पता चल जाता है कि यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, एवरेज क्या है,
इंस्टेंट क्या है, उन सारी की सारी चीजों का हमें पता चलता रहता है धीरे धीरे करके। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं यूनिफॉर्म, अब मैंने आपको वेलोसिटी के अंदर दो चीजें बताई थी अभी, कि एक तो हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड, एक होगा हमारे पास डायरेक्शन। अब कोई भी चीज, अब मैं इसकी यूनिफॉर्म की बात करूं, अब हमने स्पीड में क्या पढ़ा था, अगर उसकी चाल समान रूप से ही चलती जाए, अगर उसकी चाल कहीं चेंज ही ना हो, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेलोसिटी में क्या होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कहीं भी चेंज ना हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे आपकी पूरी डिस्प्लेसमेंट करते हुए, ठीक, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन does not change, ठीक, अगर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊं, मेरा ए पॉइंट से हम बी पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी की तरफ को हम जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी साइड में हो रहा है। अगर मेरी यहां से यहां इस पॉइंट पर अगर मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और इस लास्ट पॉइंट पर भी अगर मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है, तो मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। बट हमने मैग्नीट्यूड की बात करी है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि अगर मैं इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, तो मुझे अब भी इसी डायरेक्शन में ही रहना है। अगर मेरी डायरेक्शन जरा भी चेंज हुई तो मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, असमान वेग हो जाएगा यहां पर। ठीक, तो ये पॉइंट लिख लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर मैं बात करूं आपके असमान वेग की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, असमान वेग, असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो हमारे पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। या तो मेरी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर मेरी दोनों की दोनों ही चीज चेंज हो जाए, तो हमारा मोशन क्या हो जाएगा, हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। इफ मैग्नीट्यूड, इफ, चलो मैं हिंदी में बता देता हूं इसको आपको डायरेक्ट। अगर वेग का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या फिर दोनों बदल रहे हों, उसे हम असमान वेग कहते हैं, उसे हम असमान वेग कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसकी, मेरी बॉडी इधर से इधर जा रही है, ए टू बी जा रही है, यहां पर मेरी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, बट यहां पर पहुंचने के बाद मेरी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकंड। तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड की हमने बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं, यहां से मेरी बॉडी गई और वो ऐसे जाके ऐसे हो गई, फिर से ऐसे जाकर ऐसे हो गई। ठीक है, कि ऐसे जाकर और यहां से घूमकर ऐसे आ रही है। ठीक, तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हुई? बिल्कुल हुई। या तो मेरी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर ये दोनों की दोनों चीज ही बदल जाए, तो हम उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हमें कुछ पढ़ने हैं इसके कुछ नोट पॉइंट्स, जो कि हम स्पीड और वेलोसिटी के कुछ नोट पॉइंट्स पढ़ेंगे। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन कम से कम ही आता है, जितना अब तक हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता, बट नोट पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। बेसिकली मेन है नोट पॉइंट्स। ठीक,
अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। फिर कुछ अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। नोट पॉइंट पहला, अगर मैं नोट पॉइंट की बात करूं, खुद देखना बाप, अगर मैं वेलोसिटी में से डायरेक्शन को हटा दूं, तो क्या वो स्पीड बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि स्पीड है क्या? मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, ये वेलोसिटी है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो हमारी स्पीड के बराबर हो जाएगी। भाई हो जाएगी। ये था हमारा पहला नोट पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं आपके दूसरे पॉइंट की, हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, हमारी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यह था हमारा दूसरा नोट पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूं यहीं पर ही, तीसरा नोट पॉइंट क्वेश्चन के साथ करते हैं। स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? चाल बटे वेग क्या होता है? नहीं पता? तो देखो, स्पीड क्या है हमारे पास? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी, वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल। और ये तो हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बस यही इसका पॉइंट है हमारे पास कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये था उस क्वेश्चन का मेकअप जो कि कल मैं आपको बता रहा था कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा उस क्वेश्चन में, कि इसी रेशियो को, इसी कॉम्बिनेशन को वो स्पीड और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन में रख के दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम। लिख लिया? रफ कर दो। अब देखो हमारे चौथे नोट पॉइंट की तरफ, कि हमारा चौथा नोट पॉइंट है, अगर मैं बात करूं ए से बी पॉइंट तक कोई भी बॉडी हमारी जा रही है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी तक, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी कौन सा होगा, इसमें से वेलोसिटी होगी कौन सी? अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी डिनोट होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से। हमारी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ चलती है।
और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारी वेलोसिटी ओनली ऑन बस सिर्फ ए से बी पॉइंट तक जाएगी, एकदम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। बट हमारी स्पीड किसके साथ चलती है, हमारी डिस्टेंस के साथ। और डिस्टेंस हम ये सारे के सारे एक्चुअल पाथ्स, कोई भी पाथ हो, सब चीज क्या है, डिस्टेंस, दूरी, ये सारे के सारे पाथ। तो इस पॉइंट का मतलब है कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यूड होगी। वेलोसिटी ऑलवेज इन सिंगल वैल्यू, वेलोसिटी ऑलवेज इन सिंगल वैल्यू, बट while speed have many values or infinite, ठीक है, कि वेलोसिटी वो होगी हमारी सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होगी और स्पीड जो होगी हमारे पास वो इन्फिनाइट हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, जैसे कि अभी इसकी स्पीड हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, इसकी स्पीड, बट वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ इसकी। ठीक है, ये पॉइंट आया अच्छे समझ में। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट का। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुई, किसी भी एक फाइनल पॉइंट तक रुकी आकर, वापस से फिर अपने इनिशियल पॉइंट पर ही आ गई, वापस फिर अपने इनिशियल पॉइंट पर ही आ गई, तो इस केस में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जब हम अपने इनिशियल पॉइंट से जाकर किसी दूसरे पॉइंट तक से वापस से हम इनिशियल पॉइंट पर आ रहे हैं, तो हमारा उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। ये बात हमने कल अच्छे से सीख ली थी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। तो हमारी उससे वेलोसिटी क्या होगी, वो भी होगी जीरो। बट अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, वो जीरो नहीं होता, डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होता। तो हमारी स्पीड क्या होगी, जीरो कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। एक ये पॉइंट हो गया। अभी आपको पता चल गया कि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की तरह नेगेटिव भी हो सकती है, पर हमारी जो की स्पीड होती है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपके मैं कुछ एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन्हीं फॉर्मूले में से आते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, औसत चाल का महत्वपूर्ण फॉर्मूला। ठीक है, औसत चाल के कुछ जरूरी फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं, if a particle moves a distance at speed v1 and come back with speed v2, then अगर मेरा कोई भी पार्टिकल है, अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो या पार्टिकल हो, वो एक स्पीड v1 से गया, वो एक स्पीड, जो मेरा ए से बी कोई पॉइंट है, वो मेरा एक स्पीड v1 वेलोसिटी या स्पीड से गया उस पॉइंट तक और वापस फिर v2 से आ गया, वापस फिर v2 से आ गया ए पॉइंट तक ही डिस्टेंस। या और अगर मैं साले केस को बनाऊं, कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट
अपनी V1 स्पीड से ए से बी पॉइंट तक गया, ये भी डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस है बिल्कुल बराबर, ये बी से सी भी बिल्कुल डिस्टेंस सेम है, और बी से सी वो V2 वेलोसिटी से गया। तो अगर मैं इस केस में अपनी एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, अपनी औसत स्पीड की चाल की बात करूं, एवरेज स्पीड की बात करूं अगर मैं इसमें 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इस केस में जो होती है हमारी डिस्टेंस एकदम सेम होती है, हमारी दूरी सेम होती है, इसमें हमारी डिस्टेंस सेम होती है, डिस्टेंस सेम, दूरी जो होती है वो समान होती है, ठीक। अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ। फिर हम अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट समान सेम टाइम इंटरवल्स के लिए चल रहा है, सेम टाइम इंटरवल के लिए चल रहा है, कि जैसे कि मेरा ए से बी पर कोई चीज गई, कोई ऑब्जेक्ट मेरा ए से बी पर जा रहा है, फिर वो सी पर जा रहा है, यहां पर उसे टाइम लगा टी, यहां से यहां तक पहुंचने में उसे टाइम लग रहा है टी। अगर मैं बी से सी की बात करता हूं, यहां से बी टू सी भी उसे पहुंचने में टाइम लग रहा है टी टाइम उसको लग रहा है। तो अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड की बात करता हूं, यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी थी v1 या स्पीड इसकी v1, यहां से यहां तक उसकी स्पीड थी v2, ठीक है। अगर अभी मैं उसकी एवरेज स्पीड की बात करता हूं, उसकी औसत चाल की बात करता हूं, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। यहां क्या चीज सेम थी, पहले में हमने पढ़ी थी कि दूरी सेम थी, यहां पर क्या चीज सेम है, समय हमारा समान है, यहां पर है टाइम सेम, समय समान है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और पॉइंट सीखते हैं। एक और फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ये मेरी कोई डिस्टेंस है x, ये मेरी कोई डिस्टेंस है x, ये इसकी 1/3, ठीक है। और मेरा इनका टाइम भी अलग है, कि मेरा यहाँ पर टाइम इसके यहां से इस पॉइंट तक जाने में टाइम t1 लग रहा है, इस पॉइंट तक जाने में टाइम t2 लग रहा है, इस पॉइंट तक जाने में टाइम t3, और इसकी स्पीड है v1 पहली को कवर करने के लिए, दूसरी को v2, तीसरी को कवर करने के लिए v3। अगर मैं अब इसकी एवरेज स्पीड निकालूं, इफ अ बॉडी कवर 1/3 डिस्टेंस विद v1 एंड नेक्स्ट 1/3 विद v2 एंड देन एट लास्ट विद v3 स्पीड, ठीक है। अगर मेरी कोई बॉडी पहली 1/3 डिस्टेंस करती है v1 स्पीड के अनुसार, और दूसरी चलती है हमारी v2 के अकॉर्डिंग, और तीसरी चलती है हमारी v3 के अकॉर्डिंग, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ v1 v2 v3, और नीचे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 और v1, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट कोई क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन बन जाता है, तो उस वजह से। बट जो से हमने स्टार्टिंग में जो 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनके ऊपर वो तो आते ही आते हैं, वो उसका एक ना एक क्वेश्चन आपको एयरफोर्स उठा लो या एनडीए उठा लो, उसमें मिल जाता है।
यहां तक आपका एसएससी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो अभी हम अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जो जितना भी आज हमने पढ़ा, फिर हम अपने लेक्चर को, आज का हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग, क्वेश्चन को लिख देता हूं, ऐसा तो समझ नहीं आने का है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, a particle moves along x-axis in such a way that its coordinate varies, in such a way that its coordinate varies with time as 2 minus 5t plus 6t square, 2 minus 5t plus 6t square। ये क्या गिवन कर दिया उसने हमारी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या गिवन कर दिया उसने हमारी? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी? आप पूछ रहे हैं हमसे व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसका जो कि प्रारंभिक वेग था वो क्या है? एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, इन सच अ वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद, जो कि उसका कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है टाइम के साथ। कैसे? उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन कर दी उसने हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट दे दी क्वेश्चन की। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो सारे के सारे। अब इस क्वेश्चन को हम सीखते हैं। बेसिकली एयर फोर्स हो या फिर एनडीए हो, इस क्वेश्चन से अगर ये तो क्वेश्चन 101%, जब कभी मैंने कभी एयरफोर्स दिया था, एनडीए दिया था, ये क्वेश्चन मिला ही मिला था। ये क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में भी, ये वाला क्वेश्चन गिवन था। तो अभी हम पहले लिखते हैं इसकी इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, प्लस 6t स्क्वायर। और हमें क्या निकालनी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखो, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंट वेलोसिटी का, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर मुझे बतानी हो कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाय dt। ये ds बाय dt क्या है? ये हम इसका यहां पर क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, इस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, तो क्या हमारे पास v आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, बस काम खत्म। तो v इज इक्वल्स टू ds बटे dt इज इक्वल्स टू, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन लेने लगूं, पहली बात अगर मैं बात करूं आपको किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपके मैथ्स वाले टीचर ने बड़ी अच्छे से समझाया होगा। ये चीज आपने 11th 12th में पढ़ी भी होगी, 12th क्लास में बेसिकली, कि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो होगा 0। ठीक। और अगर मैं इसकी सेकंड चीज की बात करूं तो माइनस के 5, क्योंकि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं t का, कांस्टेंट क्योंकि बाहर आ जाता है मेरा, कांस्टेंट मैंने अपना बाहर ले लिया, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं t का, तो t मेरा 1 हो जाएगा, खत्म। t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 6t स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं इसके 6t स्क्वायर की, तो ये कांस्टेंट पहले ही बाहर हो गया मेरा। अब अगर मैं t के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 हमारा बाहर आ जाता है, और t, ठीक है, और t। फिर अगर मैं t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर वो होगा 1, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं इसको बताऊं माइनस के 5 प्लस 12t, माइनस के 5 प्लस 12t, ठीक। अब इसने एक और बात करी है हमसे कि हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
आपने कभी एक बात देखी होगी कि अगर कोई भी बॉडी अगर अपने इनिशियल पॉइंट पर खड़ी है, अपने बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु पर वो खड़ी है, यहां बिल्कुल खड़ी हुई है, तो क्या उसका टाइम कितना होगा, उसके पास समय कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या उसका समय t 0 होगा, क्योंकि जब वो चलनी स्टार्ट होगी तभी तो हम इसका टाइम नोटिस करेंगे, बट वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं, बिल्कुल एकदम अपने इनिशियल पॉइंट पर खड़ी है, हमने वही तो उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी यहां पर उसने पूछी है, तो इसका टाइम क्या होगा 0। अब अगर मैं इसकी टाइम की वैल्यू रखता हूं इसके अंदर -5 + 12 × 0, तो हमारी वेलोसिटी क्या आई -5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा इसका वेग, ये आया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर -5 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस किस चीज को डिनोट करता है, मैंने आपको बताया भी था, ये माइनस इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। माइनस क्या बताता है कि डायरेक्शन, माइनस ऑलवेज डायरेक्शन दर्शाएगा आपको। जो भी अगर इसके साथ में कोई भी आपका सिंबल लगा मिल रहा है तो हमेशा डायरेक्शन को दिखाएगा, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होगा तो वो डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, वो आपको दिशा बताएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन है, अब देखना मैं आपको क्वेश्चन अब की बार पढ़कर बता रहा हूं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल A and B आर स्ट्रेट लाइन inclined at angle of 30 degree and 60 with the time axis, the ratio of their velocities। अब उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम, इनकी वेलोसिटीज का कुछ उसने रेशियोज दे दिया, उनकी मतलब इसका स्लोप बता दिया। हमने स्पीड में क्या चीज पढ़ा था कि जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कि स्लोप होगा, जो कि इसकी ढाल होगी, वो हमें स्पीड के बारे में बताएगी। तो अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी बताएगा, तो उसने उसके स्लोप के रेशियोज दे दिए, ठीक है, उसने कुछ एंगल्स बताए हैं कि इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर, एक है मेरे पास 30 डिग्री पर, एक है मेरे पास 60 डिग्री पर, एक है मेरे पास 60 डिग्री पर, ठीक है। अब उसने पूछा है इसकी वेलोसिटी होगी v1 ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी होगी v2, और उसने हमसे पूछ लिया कि v1 by v2 क्या है, यहां पर v1 by v2 क्या है। तो अगर मैंने आपको बताया हो कि v1, अगर मैं इसकी v1 निकालूं, v1 = tan थीटा, tan थीटा, और tan थीटा की अब की बार हमें उसने वैल्यू गिवन करी है, कितनी 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास, tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 30 1/√3, ठीक है, tan 30 होता है 1/√3। अब अगर मैं बात करूं इसकी v2 की, v2 भी हमारे पास क्या होगा tan थीटा, क्योंकि स्लोप है, वेलोसिटी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3। अब उसने बात करी है इनके रेशियोज की, उनके रेशियोज की, तो v1 by v2 = 1/√3 और इंटू √3, तो इसका टोटल आंसर आ गया हमारे पास कि 1:3, 1:3, इसका आंसर हो गया 1:3। आया समझ में क्वेश्चन ही वाला? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी लैंग्वेज घुमा फिरा के देता है बस। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे करवा लूं, एक क्वेश्चन और बचा आज की क्लास का, एक और क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपना लेक्चर खत्म करेंगे। आज के जो हमने फॉर्मूलेस पढ़ाए थे, एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी ले लेते हैं। A body cover half distance with a velocity 10 meter per second and remaining half with a velocity 15 meter per second along a straight line. The average velocity. चलो भाई,
एक डिस्टेंस है ये ए से बी, ये उसकी हाफ होगी, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट मान लो। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों की दोनों डिस्टेंस, पहली बात उसने बोल दिया कि डिस्टेंस हमारी सेम है, कि पहली हाफ तो उसने कुछ 10 मीटर पर सेकंड से कवर करी वेलोसिटी से, और सेकंड हाफ उसने एवरेज स्पीड अपनी रखी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसने पूछा है हमसे कि हमारी एवरेज स्पीड क्या है, हमारी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड की औसत चाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है ये चीज गिवन कर दी कि उसने, जो कि इसकी ये भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ये वाली डिस्टेंस भी सेम है। उसने बताया कि पहली हाफ उसने 10 मीटर पर सेकंड से चली, दूसरी हाफ उसने 15 मीटर पर सेकंड से चली, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने इस चीज का क्वेश्चन पढ़ा था कि जब डिस्टेंस सेम हो तो हम उसके एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला लिखते हैं 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये चीज हम लिखते हैं 2 इंटू 10 इंटू 15, ठीक है भाई, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं 25, ठीक है, 5 दूनी 5, तो भैया इसका आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, समझ गए कैसे होगा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़कर दिखाया इसका कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने आपको इसके दो केसेस समझाए थे कि एक तो इस वाले केस में लगेगा, या फिर वो बोल दे कि इतने मीटर पर सेकंड से ए से बी पॉइंट तक गई, फिर वापसी आई ए पॉइंट तक ही 15 मीटर पर सेकंड से, बी पॉइंट से फिर वापसी आ गई 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इसमें भी डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है, फिर से हम यही चीज करेंगे इसके लिए, ठीक है। मैंने आपको पहले इसके दो केसेस बनाकर दिखा दिए थे। तो दोस्तों आज का हम अपना लेक्चर करते हैं यहीं पर खत्म, और कल हमें पढ़ना है इसमें एक्सेलरेशन, कल हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन, कल हमें क्या पढ़ना है भाई, एक्सेलरेशन। तो आज हमने पढ़ा इसके अंदर एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें सीखी, क्वेश्चंस किए। बस ऐसे ही अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से करते रहना, और आप खुद नोटिस कर लेना जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन अगर आ गया, एक भी क्वेश्चन, कोई भी बुक उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लेना, इनसे बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं आने का, जितनी भी चीजें मैंने आपको यहां पर पढ़ाई है। तो दोस्तों बस अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहो, अच्छे से करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो अपने कुछ गोल्स को पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर आज का अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।